नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यूज की फॉर्म में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पर हम आप तक टॉप 50 एमसीक्यूज को पहुंचाया करेंगे तथा ये जो टॉप 50 एमसीक्यूज होंगे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित होंगे तथा यह जो आपकी सीरीज है और आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वीडियो का जो री एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे उनके लिए जो है यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2022 के यूपी पीसीएस के अलावा आरओ एआरओ और यूपी पुलिस के लिए भी यह जो सीरीज़ है आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अभिनव भारत का जो गठन था यह कब मतलब किसके द्वारा किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है आपका अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, वीडी सावरकर के द्वारा। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1904 में जो क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत, इसको कहाँ पर संगठित किया गया था। तो 1904 में जो आपका अभिनव भारत नामक संगठन बनाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा, यह नासिक में बनाया गया था। कहाँ पर, नासिक। और नासिक आपको कब मिलेगा, नासिक आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक संस्था वीडी सावरकर के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला को बनाया गया था 1899 में वीडी सावरकर के द्वारा तथा आगे चलकर इसी मित्र मेला नामक जो संगठन था यह अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाता है 1904 में। तो यह फैक्ट आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हेडगेवार के द्वारा जो है आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था इसकी स्थापना कब की गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो हेडगेवार के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना की गई थी 27 सितंबर 1925 को। एग्जैक्ट डेट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 सितंबर 1925 को जो है आपका हेडगेवार के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, इंपॉर्टेंट है। तो दिए गए ऑप्शंस में से युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया गया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन आप ए ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, यानी कि अनुशीलन जो समिति थी इसके संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अनुशीलन समिति की संस्थापक में कौन कौन सम्मिलित था, तो 1902 में, वर्ष आप याद रखिएगा, 1902 में अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य कौन कौन से, मतलब 1902 में तो आपकी अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक माने जाते हैं पी मित्रा, बारेंद्र घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये तीनों ही इसके संस्थापक थे। तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और इसकी स्थापना की गई थी संस्था की 1902 में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कब कहा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो है इनको लोकमान्य का विशेषण दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, यानी कि मुजफ्फरनगर में जो किंग्सफोर्ड था, ब्रिटिश अधिकारी था, इसकी हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वर्ष आप याद रखिएगा, वर्ष 1908 में। कब? तो वर्ष 1908 में। आप मंथ भी आप याद रख सकते हैं, अप्रैल। अप्रैल 1908 में मुजफ्फरनगर में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मुजफ्फरनगर का जो एक बदनाम जज था जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का असफल प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। इस मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित है आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्हीं के द्वारा जो है यह जो बदनाम जज था मुजफ्फरनगर का किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या का असफल प्रयास किया गया था अप्रैल 1908 में। जिसके चलते, इसी घटना के चलते जो प्रफुल्ल चाकी थी, इन्होंने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई थी इसी घटना के चलते। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो अप्रैल 1908 में जो आपका मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, इसका संबंध हो जाएगा आपका प्रफुल्ल चाकी से, तथा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था खुदीराम बोस। तो ये दो लोग थे जिनका संबंध था आपका मुजफ्फरपुर बम कांड से, अप्रैल 1908 में जो हुआ था। तथा इस मुजफ्फरपुर बम कांड के दौरान उपरांत जो है आपके प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी और खुदीराम बोस जो थे, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न यह पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीपुर का जो षड्यंत्र था, इसमें अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास ने। किसने? तो चितरंजन दास ने जो है अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1924 को। इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर, डेट भी आपको याद रखनी है। 24 अक्टूबर 1924 को जो है आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो कानपुर में। कहाँ पर? तो कानपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही बार यह प्रश्न पूछा गया है। तथा इसके संस्थापक कौन कौन थे जब HRA की स्थापना की गई थी? तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1924 को की गई थी कानपुर में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA की यहाँ पे बात हो रही है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मैंने आपको भी बताया है, 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन HRA का सदस्य नहीं था, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से भगत सिंह आपके सदस्य थे, चंद्रशेखर आजाद सदस्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, किंतु शिव शर्मा जो थे ये HRA के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शिव शर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने जो है पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा? तो यह कथन किसने कहा था? तो यह जो कथन था यह कहा गया था किसके द्वारा? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यह जो पंक्तियाँ आपके सामने दी गई हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो इस पंक्ति को किसने लिखा है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही कम लोगों को इसका नाम पता होता है।
इनको बहुत लोग आंसर आप कर देंगे, यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको लिखा नहीं है। लिखा गया था किसके द्वारा? तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा इसको लिखा गया था। बिस्मिल अजीमाबादी ने जो है इसको लिखा था, परंतु इस गीत का जो सर्वाधिक प्रभाव था राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन पे पड़ा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो बिस्मिल अजीमाबादी ने इस पंक्ति को लिखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो काकोरी जो कांड था यह हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में या करंट में भी यह काकोरी षड्यंत्र केस था, क्योंकि हाल ही में इसका नाम बदल कर दिया गया था काकोरी ट्रेन एक्शन यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये न्यूज में भी है, तो यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9 अगस्त 1925 को। कब? तो 9 अगस्त 1925 को जो है आपका काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था आपका HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा। HRA के जो आपके क्रांतिकारी थे, इन्होंने कहाँ पर? तो इन्होंने जो है काकोरी में, लखनऊ के पास एक जगह थी काकोरी, वहीं पे 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिस कारण से इसको हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं, परंतु अब इसका नाम बदल कर दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो काकोरी कांड था यह किसके द्वारा किया गया था? तो HRA के क्रांतिकारियों यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा क्रांतिकारी आपका काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध था, रोशन सिंह का संबंध था, अशफाक उल्ला खां का संबंध था, परंतु भगत सिंह का जो संबंध था यह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसी घटना के पश्चात यानी कि काकोरी कांड के पश्चात जो है जो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, जैसे अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी, और अन्य जो लोग भी गिरफ्तार हुए थे इनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो कौन मुकदमे से बच निकला था? तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो थे ये मुकदमे से बच निकले थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे मैं आगे बता दूंगा, इसका प्रश्न मैंने सम्मिलित किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है, काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला। कौन था? जगत नारायण मुल्ला जो था यह काकोरी कांड मुकदमे का सरकारी वकील था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जगत नारायण मुल्ला। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला आपके सामने। यहाँ पे अब HRA का अस्तित्व खत्म हो गया है। जैसे ही आपका काकोरी कांड होता है उसके बाद अब इसके स्थान पर एक नया संगठन बनता है HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसी के बारे में यह प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो HSRA था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसकी जो स्थापना थी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRSA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ पर? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में, वर्ष भी आप याद देखिएगा, 1928 में HRSA की जो स्थापना है चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था?
तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था यह किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और आगे चलकर इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इनको फांसी कब हुई थी, कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। इसी कारण से हम प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कब बम फेंका था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, किसने? भगत सिंह और, सॉरी यहाँ पे पूछा गया किसके साथ बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर जो है 9 अप्रैल 1929 को, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री की। तो 9 अप्रैल 1929 को जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में, उस समय 2 बिलों पर चर्चा हो रही थी, 2 बिल वहाँ पे पारित किए जा रहे थे। वे 2 बिल कौन कौन से थे? एक बिल आपका था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा आपका था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो इसी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था 9 अप्रैल 1929 को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 9 अप्रैल 1929 को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो आपको मैंने अभी बताया था, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न यह पूछा जा सकता है। भगत सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक आपको मिलेगा फिरोजपुर में। ऑप्शन आपका ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिरोजपुर में भगत सिंह का स्मारक है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था? इंपॉर्टेंट है। तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके द्वारा बोला गया था? तो 1930 में सूर्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? तो 1930 में सूर्यसेन के द्वारा जो है प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा सूर्यसेन को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो मास्टर दा के नाम से भी इनको जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद माने जाते हैं आपके खुदीराम बोस। कौन? तो खुदीराम बोस जो है स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के जो हैं शहीद माने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। खुदीराम बोस को जो है मात्र 19 वर्ष की आयु में ही फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इनको किस कारण से फांसी की सज़ा दी गई थी तो मैंने आपको अभी बताया था और पिछले स्लाइड में कि इन्होंने मुजफ्फरपुर का एक जज था किंग्सफोर्ड, उसके ऊपर बम फेंक दिया था। लेकिन जो जज था वह मरता नहीं है, बच जाता है। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी की सज़ा दे दी थी। तो आप इसे याद रखिएगा। और खुदीराम बोस को 19 वर्ष की ही आयु में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, खुदीराम बोस को जो है 19 वर्ष 8 महीना और 8 दिन के दौरान जो है फांसी की सजा दी गई थी। और इसके बाद हेमू कालनी आते हैं। हेमी कालनी को जो है 19 वर्ष यहाँ पे 9 महीना। तो इस प्रकार से हेमू कालनी 9 महीने, यानी कि आपके थोड़े से बड़े हो गए हेमू कालनी। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी का 2 विशेषताएं हुई, मतलब एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं होती हैं। तो आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन कहा गया था किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन
जो है आपकी एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका गोरखपुर हो जाएगा राइट आंसर। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर कारावास में फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में जो आपका इंडियन होम रूल लीग था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंपॉर्टेंट है, आपका नाम याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कब? तो 1905 में। वर्ष भी आपको याद रखना है। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का जो गठन है किया गया था किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा आपका लाला हरदयाल। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष में किया गया था? तो गदर पार्टी की जो स्थापना है 1913 में की गई थी। कब? तो 1913 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला सभापति कौन था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गदर पार्टी के जो पहले सभापति थे, इनका नाम था सोहन सिंह भाखना। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सभापति यहाँ पूछा गया तो सोहन सिंह भाखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपके जो लाला हरदयाल थे, इसके प्रथम मंत्री बनाए गए थे और कांसीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया गया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। आप याद कर लीजिएगा, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा जो है 1915 में। कहाँ? तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय क्रांति की मां कही जाती है भिखाजी कामा। भिखाजी कामा को हम भारतीय क्रांति की मां कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1907 में भारतीय तिरंगा को विदेशों में फहराने का श्रेय दिया जाता है किसको? भिखाजी कामा को। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भिखाजी कामा को। कब फहराए थे इन्होंने? तो 1907 में एक आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन। यह सम्मेलन आपको हुआ था जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में। तो इसी में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर गए थे भिखाजी कामा। तो वहीं पर जो है भिखाजी कामा ने भारतीय तिरंगे को फहराया था 1907 में। और निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से सबसे बाद में आपका हुआ था क्या? सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आइए इन सभी घटनाओं के वर्ष देख लेते हैं। तो आपका जो हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी 1948 में हो जाएगा आपका, 1848 में हो जाएगा आपका। हड़प नीति कब? तो 1848 में लाई गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन आपको हुआ था 1905 में हो गया था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में हुआ था। और इसके बाद सहायक संधि आपकी कब हुई थी? तो सहायक संधि आपको हुआ था 1798 से 1805 के मध्य। तो 1798 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, यानी कि बंगाल विभाजन सबसे बाद में हुआ था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब लागू किया गया था? तो इसकी एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो बंगाल विभाजन लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल विभाजन 1905 के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो बंगाल विभाजन के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में आपका जो स्वदेशी आंदोलन था वह शुरू कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रूज फ्रेजर था। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आपके हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जो थे ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे, परंतु पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के प्रवर्तक भी थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव था सर्वप्रथम दिया गया था आपका कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो आपको पता होगा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और इसी दिल्ली दरबार में आपके ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे अपनी महारानी के साथ, और इसी दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही जाएगा। और दिल्ली दरबार के समय 1911 के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय। कौन था? तो हार्डिंग द्वितीय जो था यह आपका वायसराय था उस समय। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर प्रदेश में आपका स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था यह किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय जो थे आपके पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों में इन्होंने जो है आपका लीड किया था आपका क्या? तो स्वदेशी आंदोलन। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दिल्ली में इसको लीड किया गया था स्वदेशी आंदोलन को सैयद हैदर रजा के द्वारा। और अजीत सिंह और आपके लाला लाजपत राय दोनों, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय आपके जो पंजाब और उत्तर प्रदेश है यहाँ पे इन्होंने लीड किया था स्वदेशी आंदोलन को। इसके अलावा सैयद हैदर रजा ने आपका दिल्ली में लीड किया था, और चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था मद्रास से। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वंदे मातरम जो है किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन का संबंध किससे है? तो H.W. नेविंसन संबंधित था आपका स्वदेशी मूवमेंट से, स्वदेशी आंदोलन से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था तो उस समय वायसराय था हार्डिंग। कौन था? तो हार्डिंग था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश के समय बम फेंका गया था? तो दिल्ली में जो है लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के समय जो है बम फेंका गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है ना, और सी आपका बिल्कुल सही जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग के राजकीय प्रवेश के समय दिल्ली में बम फेंका गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन था जिसमें आपकी कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो जाती है, इसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रास बिहारी घोष। तथा सूरत अधिवेशन में जो आपकी कांग्रेस थी या दो धड़ों में बन जाती है, गर्म दल और नरम दल में। तो आप इसे याद रखिएगा, रास बिहारी घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इंपॉर्टेंट अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता तीनों ऑप्शन में जो मैंने नाम दिए हुए हैं उनके द्वारा की गई थी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, AC मजूमदार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं
1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी रास बिहारी घोष के द्वारा, और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल में। और 1905 का जो आपका कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और इस बनारस अधिवेशन में बंगाल विभाजन की आलोचना, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। और इसके बाद 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, और इसमें 1916 में पुनः जो आपकी नरम दल और गरम दल थे उनका एकीकरण हो जाता है कांग्रेस में, और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एनी बेसेंट। आपको पता होगा 2 होम रूल लीग का गठन किया गया था, एक होम रूल लीग थी आपकी एनी बेसेंट की और एक थी आपकी बाल गंगाधर तिलक की। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। तथा एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी इसका गठन किया गया था कब? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग का गठन किया था, सितंबर 1916 में। और आपके जो बाल गंगाधर तिलक थी इन्होंने आपका 16 अप्रैल 1916 को जो है अपनी होम रूल लीग का गठन किया गया था। तो दोनों ने कब कब गठन किया था, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, वर्ष याद रखने हैं। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को कब एक में मिला लिया गया था? तो दोनों की जो होम रूल लीग थी इसको एक में मिला लिया गया था कब? तो 1918 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1918 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इस तरह से 5 और इस तरह से 50 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। इसका पार्ट 2 हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।